हमारा चांद अंतरिक्ष में कितना खूबसूरत दिखता है ना? पूर्णिमा के वक्त जब ये अपने पूरे आकार में होता है तब तो उसकी खूबसूरती दिखते ही बनती है। चंद्रमा का महत्व आज या कल से नहीं, जब से इंसानी सभ्यता की शुरुआत हुई है तब से रहा है। चांद हमारा नेचुरल सैटेलाइट है, जिसका मतलब है वो हमारी अर्थ की ग्रेविटी से जुड़ा हुआ है। चांद का हमारी अर्थ की ऑर्बिट में रहना अर्थ को काफी हद तक स्टेबल बनाए रखने में मदद करता है। चांद समंदर में आने वाली ज्वार भाटा यानी कि राइजिंग एंड डिक्रीजिंग सी लेवल में जिम्मेदार होता है। सीधे तौर पर कहा जाए तो पृथ्वी की ग्रेविटी जहां चांद को अपनी ऑर्बिट में बनाए रखे है, तो वहीं चांद की ग्रेविटी के प्रभाव से पृथ्वी पर कई सारी घटनाएं होती हैं। चांद के प्रकाश की बदौलत कई जीव जंतु अपनी राह तय करते हैं। चांद मन और विज्ञान दोनों से जुड़ा है। चांद का विज्ञान में क्या महत्व है ये तो आपको समझ आ गया, लेकिन ये मन या दिल से कैसे जुड़ा हुआ है? दोस्तों, दुखद है पर सच है। दुनिया में आज भी आपको करोड़ों लोग ऐसे मिल जाएंगे जो अंधेरे में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। भले ही कुछ दिनों के लिए हो, पर चांद अपने प्रकाश से उनको उजाले का एहसास कराता है। आज हमें गर्व महसूस करना चाहिए कि हमारे पास जो कुछ है वो बहुत ज्यादा है। जो अंधेरे में होते हैं वो ही उजाले का सही महत्व जानते हैं, पहचानते हैं। खैर, बातों बातों में जीवन का सार बताने में आ गए। अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। मैंने चंद्रमा के बारे में थोड़ी जानकारी इसलिए बताई ताकि किसी भी प्लेनेट के चांद का महत्व उस प्लेनेट की स्थिति में किस तरह और कितना रहता है वो आप समझ सकें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लेनेट जुपिटर यानी कि बृहस्पति के चांद यूरोपा की बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। यूरोपा हमारे सौरमंडल की उन गिनी चुनी जगहों में से एक है जहां जीवन के होने की संभावना जताई जाती है। यूरोपा जुपिटर के 4 गैलीलियन मून में से एक है। यूरोपा के अलावा गैनीमेड, कैलिस्टो और आयो जुपिटर के अन्य गैलीलियन मून्स हैं। इन्हें गैलीलियन मून्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी खोज गैलीलियो ने की थी। गैलीलियो के बारे में तो पता ही होगा ना? अरे, वही इंसान जिसने अंतरिक्ष को समझने में काम आने वाली चीज का आविष्कार किया था, यानी कि टेलीस्कोप का। आज अगर टेलीस्कोप की खोज ना हुई होती तो हब्बल और यहाँ तक कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नहीं बन पाता, क्योंकि ये दोनों भी एक प्रकार के टेलीस्कोप ही तो हैं। अब अगर यूरोपा की बात करें तो यह इन चारों गैलीलियन मून्स में से सबसे छोटा है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इस पर जीवन के मिलने की काफी ज्यादा संभावना है। इसलिए छोटा होने के बावजूद ये इन सभी में से सबसे अद्भुत और रोचक है। इसकी खोज गैलीलियो ने 8 जनवरी 1610 को की थी। वैसे 7 जनवरी को ही गैलीलियो ने यूरोपा को अपने टेलीस्कोप से देख लिया था, लेकिन क्योंकि उनका टेलीस्कोप उतना पावरफुल नहीं था, जिस वजह से वो यूरोपा कौन सा है और आयो कौन सा है इसमें फर्क नहीं कर पाए। लेकिन इसके अगले ही दिन इन्होंने दोनों का फर्क पहचान लिया और इसकी खोज कर डाली। कहा जाता है कि इसी समय के आसपास जर्मन एस्ट्रोनॉमर सिमन मॉरियस ने भी यूरोपा की खोज की थी, लेकिन इसके कोई भी सबूत हमें देखने को नहीं मिलते। इसलिए यूरोपा की खोज का पूरा श्रेय गैलीलियो को ही दिया जाता है। यूरोपा की एज 4.5 बिलियन साल है, जो जुपिटर की एज के बराबर है, जिसका मतलब है जुपिटर और उसका मून एक ही उम्र के हैं। इसकी सूर्य से औसतन दूरी लगभग 78 करोड़ किलोमीटर है। तुलना के लिए बता दूं कि हमारी पृथ्वी की सूर्य से दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। यूरोपा का डायमीटर यानी कि इसके एक छोर से दूसरी छोर का अंतर 3100 किलोमीटर है, जो हमारे चांद से कम है। यानी कि ये हमारे चांद से छोटा है, लेकिन ये प्लूटो से बड़ा है। यूरोपा जुपिटर को ऑर्बिट करने वाला छठा मून है, मतलब इसके आगे 5 और मून्स जुपिटर को ऑर्बिट करते हैं। ये जुपिटर को 6,70,900 किलोमीटर की दूरी से होकर ऑर्बिट करता है, जिससे इसको जुपिटर का एक चक्कर लगाने के लिए 3.5 दिनों का समय लगता है। यानी यूरोपा का एक दिन पृथ्वी के 3.5 दिनों के बराबर होता है। क्या आपको पता है कि जुपिटर के कितने चांद हैं? हमें कमेंट करके बताइएगा। किसी भी प्लैनेट या मून के इक्वेटर का औसतन टेम्परेचर बाकी किसी भी जगह की तुलना में ज्यादा होता है। पृथ्वी के इक्वेटर पर भी टेम्परेचर काफी हाई रहता है। उसी तरह यूरोपा के इक्वेटर का टेम्परेचर भी उसकी बाकी जगहों की तुलना में काफी ज्यादा है, पर इसका ज्यादा टेम्परेचर हमारे लिए हद से ज्यादा कम है।
मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको समझ नहीं आया होगा। रुकिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल यूरोपा के इक्वेटर का टेम्परेचर -160 डिग्री सेल्सियस होता है। यूरोपा पर तो ये सबसे ज्यादा है, पर हमारे लिए ये किसी ठंडे नर्क से कम नहीं है। इतना कम टेम्परेचर तो हमारी पृथ्वी पर अभी तक डिटेक्ट तक नहीं किया गया है। जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ बढ़ेंगे, वैसे वैसे टेम्परेचर और ज्यादा नीचे गिरता है, यानी कि कम होता जाता है। जब हम यूरोपा के पोल्स पर पहुंचते हैं, तो वहां का टेम्परेचर -220 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। स्टडी के अनुसार इसका कोर आयरन का और मेंटल रॉकी है, जो लगभग पृथ्वी के समान ही है। मगर पृथ्वी से बिल्कुल ही विपरीत इसकी सतह 80 से 170 किलोमीटर मोटी बर्फ की परत से ढकी हुई है, जिस वजह से जो सूर्य का प्रकाश यूरोपा पर पड़ता है, तब बर्फ की रिफ्लेक्टिव सतह के कारण ये ज्यादातर प्रकाश रिफ्लेक्ट कर देता है। ये कितना ज्यादा प्रकाश रिफ्लेक्ट करता है, इसका अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हो कि इसकी रिफ्लेक्टिविटी रेट पूरे सोलर सिस्टम में मौजूद मून्स में सबसे ज्यादा है। इसकी सतह सिर्फ 2 से 18 करोड़ साल ही पुरानी है, जिससे ये तो पता चलता है कि इसकी सतह काफी यंग है, यानी कि नई है। वैज्ञानिकों के अनुसार यूरोपा की बर्फीली सतह के नीचे पानी मौजूद हो सकता है। वैज्ञानिकों का तो ऐसा मानना है कि कभी कभार इस सतह के ऊपर पानी आ जाता है। अब इसमें कितनी ज्यादा सच्चाई है ये तो कहा नहीं जा सकता, पर किसी डिटेल्ड मिशन की स्टडी के बिना इसे झुठलाया भी नहीं जा सकता। और वैसे भी वैज्ञानिकों ने तो ये पहले ही बताया है कि सौरमंडल में मौजूद ऑब्जेक्ट्स पे जीवन के अस्तित्व होने की रेस में यूरोपा भी सबसे बड़ी कैंडिडेट में से एक है। यूरोपा पर जीवन के होने की संभावना को एक और चीज सपोर्ट करती है, और वो है ऑक्सीजन की मौजूदगी। 2016 में की गई स्टडी में पता चला कि पृथ्वी की तरह ही यूरोपा भी हाइड्रोजन की तुलना में 10 गुना ऑक्सीजन पैदा करता है। 2014 की एक स्टडी में यह अनुमान लगाया गया है कि यूरोपा पर भी प्लेट टेक्टोनिक्स मौजूद हैं। इससे पहले पूरे सोलर सिस्टम में पृथ्वी ही एक ऐसी जगह थी जहां प्लेट टेक्टोनिक्स मौजूद हैं। बता दूं कि पृथ्वी पर लाइफ के इवोल्यूशन में प्लेट टेक्टोनिक्स का भी बड़ा हाथ रहा है, तो कहा जा सकता है कि यूरोपा भी लाइफ को सपोर्ट करता हो। जब नासा अपना यूरोपा क्लिपर मिशन 2024 में यूरोपा की ओर रवाना करेगा, तब तो यूरोपा के रहस्यों से पर्दा उठ ही जाएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये स्पेसक्राफ्ट यूरोपा को 25 किलोमीटर यानी कि बहुत ही कम दूरी से ऑर्बिट करेगा। यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी अपना एक मिशन यूरोपा पर भेजने की तैयारी कर रही है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले कभी भी कोई स्पेसक्राफ्ट यूरोपा की ऑर्बिट से नहीं गुजरा है। पायनियर 10, पायनियर 11, वॉयेजर 1, वॉयेजर 2 और गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट, जिनका अल्टीमेट मकसद कुछ और था, लेकिन मकसद तक पहुंचते समय रास्ते में इन्होंने यूरोपा को फ्लाई बाय किया था, क्योंकि ये सभी मिशंस उस वक्त लॉन्च हुए थे जिस वक्त कैमरे की क्वालिटी उतनी पावरफुल नहीं थी, जिसकी वजह से उनकी भेजी गई तस्वीरें उतनी स्पष्ट नहीं थी। अमेरिका में यूरोपा की स्टडी को लेकर बहुत ज्यादा क्रेज है। ये बात इसी से समझ सकते हो कि जब कई सारे मिशंस को कंपटीशन में उतारा गया और पूछा गया कि कौन सा मिशन सबसे इम्पोर्टेंट है, तो इसमें यूरोपा पर मिशन को सबसे ज्यादा वोट मिले। मैं भी पर्सनली नासा के यूरोपा क्लिपर मिशन को लेकर काफी ज्यादा उत्सुक हूँ, क्योंकि यूरोपा हमारे सोलर सिस्टम की एक बहुत ही रहस्यमयी एलियन दुनिया है। इसकी डिटेल्ड स्टडी किसी बड़ी